तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो है बेसिकली थर्ड चैप्टर के अंदर आने वाला था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको यहाँ पर करना बहुत जरूरी है, वरना आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसीलिए इसको यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। तो ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है। तो अकाउंटिंग करते समय हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करी जाती है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको मान के चलना है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिजनेस भी बोल सकता है, जिस तरीके से हम बात कर सकते हैं उसी तरीके से बिजनेस भी बात करता है। बिजनेस की भी एक लैंग्वेज होती है जिसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। बिजनेस अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बात करता है। बिजनेस अकाउंटिंग के थ्रू बता सकता है कि मेरे अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। तो अकाउंटिंग जो है बिजनेस की लैंग्वेज होती है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ओनर अलग होगा और बिजनेस अलग होगा, और जो हम अकाउंटिंग करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एग्जांपल, इसका लॉजिक मैं आपको अभी थोड़ी देर में दूंगा। पहले नीचे एक इक्वेशन लिखी हुई है, उसको देखो, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसका क्या मतलब है, तो सारी बातों को एक एग्जांपल से देखते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा एक एग्जांपल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का। ये एक बिजनेसमैन है, इसने एक बिजनेस स्टार्ट करा 30 लाख रुपए में। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाई, मॉल खोला 30 लाख रुपए का। यहाँ पर हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। यानी ये जो मॉल है ये अलग है और मॉल का ओनर अलग है। हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताओ, ये जो 30 लाख रुपए ओनर ने बिजनेस को दिए हैं, ये बिजनेस के लिए क्या है? तो यहाँ पर अकाउंटिंग कहती है कि ये जो 30 लाख रुपए ओनर से बिजनेस को मिले हैं, ये बिजनेस के लिए उधार है। बिजनेस को ये 30 लाख रुपए ओनर को वापस करने हैं। बिजनेस ने एज अ लोन ओनर से 30 लाख रुपए लिए हैं। बिजनेस को हमेशा ध्यान रखना है कि ओनर ने ये जो 30 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिजनेस को कभी ना कभी ओनर को वापस करनी है। तो ये 30 लाख रुपए बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी, बिजनेस के सर पे कर्जा होगा। लायबिलिटी का मतलब तो आपको पता है कि बिजनेस ने जो पैसा लौटाना होता है, जो पैसा बिजनेस के सर पे उधार होता है, उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर ओनर ने बिजनेस को पैसा नहीं दिया, बिजनेस के सर पे लायबिलिटी चढ़ा दी, कितने की? 30 लाख रुपए की। तो ये जो ओनर के द्वारा करी गई इन्वेस्टमेंट है, इसको अकाउंटिंग एक नाम देती है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस के अंदर ओनर के द्वारा करी गई इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर ओनर ने बिजनेस को 30 लाख रुपए की कैपिटल दी है। अभी जो कैपिटल बोल रहे हैं हम, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं? तो सीधी बात है, अकाउंटिंग के अंदर जो भी बातचीत होगी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। ये बाय डिफॉल्ट है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि आप जो अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटिंग के अंदर आप जो कुछ भी करोगे वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, कभी भी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करोगे। ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ओनर ने बिजनेस को 30 लाख रुपए दिए, तो ये बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि बिजनेस इस 30 लाख रुपए का इस्तेमाल करे, इससे काम करे और प्रॉफिट जनरेट कर ओनर को प्रॉफिट प्लस उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों की दोनों वापस करे। तो समझ में आ रही है आपको बात? कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट, वो पैसा जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल है, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और वो भी इंटरनल लायबिलिटी है। अब ये इंटरनल लायबिलिटी कहां से आ गई? तो अब यहाँ पर ये जो कैपिटल है, इसको हम कहेंगे कि ये बिजनेस की लायबिलिटी है, और क्योंकि ये पैसा ओनर ने दिया है इसीलिए ये बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगी। तो ओनर जो है वो बिजनेस के अंदर का पर्सन माना जाता है। तो बिजनेस कोई पैसा किसी बाहर वाले से नहीं मिला, बिजनेस कोई पैसा बिजनेस के ओनर से मिला है। तो इसलिए यहाँ पर हम इस कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि बिजनेस के अंदर ओनर के द्वारा करा गया इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होती है, और ओनर के अलावा और कोई भी पर्सन बिजनेस को अगर पैसा देता है, उधार देता है, तो वो बिजनेस के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगी। फिर चाहे वो बिजनेस के अंदर काम करने वाला बिजनेस का मैनेजमेंट हो, चाहे बिजनेस का एम्प्लॉय हो। अगर ओनर के अलावा और कोई भी बिजनेस को उधार देता है तो वो बिजनेस के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी, लेकिन सिर्फ ओनर की तरफ से करा गया इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है। और इंटरनल लायबिलिटी का मतलब हो गया यहाँ पर कैपिटल। तो समझ में आ गया आपको कि 30 लाख रुपए बिजनेस के लिए कैपिटल है और साथ के साथ लायबिलिटी है। तो हम पढ़ रहे थे इस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को, तो आपको समझ में आ रहा है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। अब नीचे हमने एक इक्वेशन देखी थी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये बेसिकली हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। 5th चैप्टर हमारा पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर है, जहां पर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप थोड़ा बहुत समझ लो, एक बेसिक आइडिया ले लो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि आपके एसेट हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होंगे। यहाँ पर बोला है कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। कैपिटल का मतलब होता है
इंटरनल लायबिलिटी, बिजनेस के अंदर ओनर के द्वारा करी गई इन्वेस्टमेंट हमारी कैपिटल कहलाती है। तो कैपिटल का मतलब आपको क्लियर है। अब देखते हैं लायबिलिटी का मतलब। तो यहाँ पर देखो हमारा सेकंड एग्जांपल, इससे पहले पहला एग्जांपल याद करो, ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस ने उसको इंटरनल लायबिलिटी कह दिया। अब अगर ओनर के अलावा कोई और अदर पर्सन बिजनेस को पैसा देता है, उधार देता है, तो बिजनेस उसे क्या कहेगा? तो बिजनेस उसे कहेगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यहाँ पर उसी एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात हो रही है। लेट सपोज बिजनेस को पैसा चाहिए तो बिजनेस गया बैंक के पास और बैंक से जाके उधार मांगा। बैंक ने बोला कि हम तुम्हें लोन दे देंगे लेकिन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करो। याद है मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग यूजर्स, बैंक भी हमारा वन ऑफ द अकाउंटिंग यूजर होता है। बैंक आपको तभी लोन देगा जब आप बैंक के सामने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करोगे। तो बैंक ने यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा और बैंक को लगा कि ठीक है इसको लोन दिया जा सकता है। तो बैंक ने जो है 60 लाख रुपए का लोन इस मॉल को दे दिया। तो मॉल के पास, बिजनेस के पास जैसे ही बैंक के 60 लाख रुपए आए, बिजनेस ने फटाफट जाके अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, लिख दिया कि मुझे तो उधार मिल गया, मुझे मिली है एक्सटर्नल लायबिलिटी, बिजनेस के ओनर ने नहीं दिए, मुझे 60 लाख रुपए बाहर वाले ने दिए। तो यहाँ पर ये जो बैंक की तरफ से उधार मिला है, लोन मिला है बिजनेस को, ये बिजनेस के लिए कहलाती है लायबिलिटी, या फिर आप इसको कह सकते हो एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जब ओनर ने उधार दिया तो बिजनेस ने उसको बोला कि ये मेरे लिए कैपिटल है, और जब ओनर के अलावा किसी अदर पर्सन ने बिजनेस को उधार दिया तो बिजनेस ने बोला कि ये मेरे लिए लायबिलिटी है, और वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो हमारा लायबिलिटी क्लियर हो गया, कैपिटल क्लियर हो गया। अब बच गया हमारा एसेट। अभी एसेट क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। अब देखो अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स का मतलब होता है कि वो सभी चीजें जो बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब हो गया मनी टर्म्स में बेनिफिट देंगी। तो फ्यूचर में जिन भी चीजों से बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है वो बिजनेस की एसेट कहलाती है। अब अगर मैं इसको और भी सिंपल करके बोलूं तो बिजनेस के अंदर जो कैश है, जो बैंक बैलेंस है, या फिर बिजनेस के अंदर वो सभी चीजें जिसको बिजनेस कैश में कन्वर्ट कर सकता है, वो सारी की सारी बिजनेस की एसेट कहलाती हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि एसेट का मतलब क्या होता है। बाकी एसेट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप्स की एसेट होती हैं, कौन सी चीजें एसेट कहलाती है, कौन सी चीजें एसेट नहीं कहलाती, इसके बारे में हम सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा पूरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर है, वहां पर हम एक एक अकाउंटिंग टर्म्स को डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए जितना समझाया उतना समझ लो, काफी है। तो यहाँ पर हमें एसेट का मतलब समझ में आ गया। एसेट का मतलब हो गया कैश, या फिर हर वो चीज जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मॉल के एसेट की बात करें, हमारा मॉल का बिजनेस है तो मॉल के पास कितनी एसेट है? तो मॉल के पास अभी तक 2 जगह से एसेट आई है, या मैं कहूँ 2 जगह से कैश आया है। पहला तो मॉल की कैपिटल हो गई, ओनर ने मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी 30 लाख की, तो 30 लाख की कैपिटल बिजनेस के पास है, यानी बिजनेस के पास 30 लाख का कैश पड़ा हुआ है। दूसरा, बिजनेस के पास लायबिलिटी आई थी, बैंक ने बिजनेस को लोन दिया था, तो 60 लाख का जो लोन का कैश है वो बिजनेस के पास पड़ा हुआ है। तो टोटल बिजनेस के पास अभी 60 + 30 90 लाख रुपए का कैश पड़ा हुआ है। ये कैश बिजनेस की एसेट कहलाएगी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कैश कहां से आया। तो अब देखो मॉल के पास पैसा आ गया, तो अब ये मॉल की जिम्मेदारी बनती है कि मॉल उन पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करे, सही तरीके से बिजनेस करे और प्रॉफिट जनरेट करे। तो यहाँ पर मॉल जो है खर्चा करना शुरू करेगा। 90 लाख रुपए मॉल के पास है, तो उस 90 लाख के कैश में से मॉल ने सबसे पहले स्टॉक खरीदा, 40 लाख का स्टॉक खरीदा। अब ये स्टॉक क्या होता है? तो हर वो चीज जो बिजनेस के अंदर बेचने के लिए खरीदी जाती है वो बिजनेस का स्टॉक कहलाता है। इसका एग्जांपल लूं तो ग्रोसरी स्टोर के अंदर जो भी सामान ग्रोसरी आइटम था वो सारा ग्रोसरी स्टोर का स्टॉक था। तो जो भी सामान बेचने के लिए खरीदा जाएगा, जिस सामान में बिजनेस डील करता है, वो सामान बिजनेस के लिए स्टॉक कहलाता है। अब यहाँ पर अगर मैं मॉल की बात करूं, मॉल के अंदर तो कई सारे सेक्शंस होते हैं। शॉपिंग का सेक्शन अलग होता है, फूड कोर्ट का सेक्शन अलग होता है, टॉय सेक्शन अलग होता है, गेमिंग सेक्शन अलग होता है। तो मॉल के अंदर तो कई सारे सेक्शन है, तो मॉल के पास बहुत सारा स्टॉक होगा, अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग स्टॉक होगा जिसको मॉल सेल करेगा। तो यहाँ पर मॉल ने 40 लाख का स्टॉक खरीदा, तो ये स्टॉक भी मॉल के लिए एसेट है, क्योंकि ये स्टॉक बिकेगा और मॉल को कैश मिलेगा। तो यहाँ पर बिजनेस ने 40 लाख का स्टॉक खरीदा जो बिजनेस के लिए एसेट है। उसके बाद बिजनेस ने 5 लाख का फर्नीचर खरीदा। अब बिजनेस करना है तो फर्नीचर तो इस्तेमाल होगा ही, बेचने के लिए नहीं खरीदा, बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए खरीदा, तो ये फर्नीचर भी बिजनेस की एसेट है। उसके बाद 20 लाख के कंप्यूटर खरीदे गए। अब मॉल का बिजनेस है तो बिलिंग के लिए कंप्यूटर भी खरीदने पड़ेंगे, तो 20 लाख के कंप्यूटर खरीदे गए, ये भी बिजनेस के लिए एसेट है, क्योंकि बिजनेस इसका इस्तेमाल कर रहा है, बिजनेस को ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है। तो टोटल 90 लाख में से 40 लाख प्लस 5 लाख प्लस 20 लाख 65 लाख का खर्चा हो गया। मॉल ने 65 लाख के एसेट खरीद लिए, अब बैलेंस कैश रह गया 25 लाख। तो टोटल 90 लाख का हिसाब किताब हो गया। अब अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपसे पूछता हूं कि मॉल के पास कितने की एसेट बची है, तो आपका क्या जवाब होगा? क्या आप 90 लाख कहोगे या फिर आप 25 लाख कहोगे?
तो ध्यान से सुनो उसका क्या जवाब है। मॉल के पास अभी भी 90 लाख रुपए की एसेट पड़ी है, भले ही वो कैश की फॉर्म में नहीं पड़ी, लेकिन एसेट का मतलब हर वो चीज जो बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। तो यहाँ पर मॉल के पास सिर्फ 25 लाख का कैश पड़ा है जो बिजनेस की एसेट है, लेकिन कैश के अलावा अदर फॉर्म में भी बिजनेस के पास और भी एसेट पड़ा हुआ है, जिसमें से 40 लाख का बिजनेस ने स्टॉक खरीदा है, 5 लाख का फर्नीचर है और 20 लाख का कंप्यूटर है। यहाँ पर मॉल ने क्या करा, अपने 90 लाख के कैश को एसेट में ही कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कैश की फॉर्म में नहीं, दूसरी फॉर्म में। तो आपसे अगर अभी इस टाइम पूछा जाए कि मॉल के पास कितनी एसेट है, तो आपका जवाब अभी भी 90 लाख रुपए ही होगा। बस फर्क इतना है कि अब ये 90 लाख रुपए का एसेट कैश की फॉर्म में ना रहते हुए अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब एक बात और सुनो, ज्यादातर स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर आप बार बार ये बोल रहे हो कि बिजनेस के पास पैसा आ गया, बिजनेस के पास एसेट आ गई, बिजनेस के सर पे लायबिलिटी आ गई, बिजनेस जो है सामान को परचेस करेगा, पैसा खर्च करेगा, तो आखिर बिजनेस ये कर कैसे सकता है? बिजनेस जो है वो कोई इंसान थोड़ी ना है, बिजनेस तो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो बिजनेस आखिर ये सब कैसे करेगा? तो मैंने आपको अकाउंटिंग करते समय ये बात कही है कि आप बिजनेस को एक अलग पर्सन मानोगे और ओनर को एक अलग पर्सन मानोगे। बाकी अल्टीमेटली सबको पता है कि बिजनेस के अंदर जो कुछ भी होगा उसको करने वाला तो ओनर ही होगा, तो करना तो सब कुछ ओनर नहीं है, लेकिन हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, और जब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, उस टाइम पर आपको यही मानना है कि ओनर एक अलग पर्सन है और बिजनेस एक अलग पर्सन है। बिजनेस सब कुछ कर सकता है, आपको यही मान के चलना है। अगर आपने गलती से ओनर और बिजनेस को एक मान लिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो समझ में आ गया आपको? अब अगर मैं आगे देखूं अकाउंटिंग इक्वेशन को, तो यहाँ पर आप देखो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल का मतलब जो पैसा ओनर ने दिया है, तो ओनर की तरफ से 30 लाख रुपए मिला था, तो ये हमारी 30 लाख की कैपिटल आ गई। अब ओनर के अलावा और कोई पर्सन जिसने बिजनेस को पैसा दिया है, तो 60 लाख रुपए बिजनेस को बैंक ने दिया था, तो 60 लाख रुपए बिजनेस की लायबिलिटी है, तो 60 लाख प्लस 30 लाख मिलाकर कितना हो गया? 90 लाख। 90 लाख बिजनेस का एसेट कहलाएगा। तो बिजनेस के पास 90 लाख की एसेट पड़ी है, तो ये होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, जो हमेशा एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होगी। समझ में आ गया आपको? अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी। तो अगर आप ऐसा बोलते हो तो भी गलत नहीं है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बात बताओ, जो लायबिलिटी है उसको हमने भले ही दो पार्ट्स में बांट दिया हो, लेकिन लायबिलिटी तो लायबिलिटी है। हमने क्या बोला कि ओनर की तरफ से दी गई लायबिलिटी अलग है और ओनर के अलावा अदर पर्सन की तरफ से दी गई लायबिलिटी अलग है। ओनर की तरफ से दी गई लायबिलिटी को हमने कैपिटल का नाम दे दिया, लेकिन है तो वो भी लायबिलिटी, भले ही वो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है। तो अगर हम ओनर की तरफ से दिया गया पैसा और अदर देन ओनर की तरफ से दिया गया पैसा दोनों को मिला दें, तो इन दोनों को मिलाकर हम लायबिलिटी बोल सकते हैं। आप बाद में अलग अलग जरूर कर लेना, लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि बिजनेस के ऊपर टोटल 90 लाख की लायबिलिटी है, जिसमें से 30 लाख रुपीस उसको कैपिटल की फॉर्म में मिला था और 60 लाख रुपीस उसको लायबिलिटी की फॉर्म में मिला था। तो जब हम सिर्फ लायबिलिटी बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। लेकिन अगर हम ऐसा भी बोलते हैं तो ये भी गलत नहीं है। अगर आपको कहीं पे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी देखने को मिल जाए तो ये भी गलत नहीं है। यहाँ पर हमने लायबिलिटी को दो हिस्से में ना बांटते हुए इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी को एक साथ लिख दिया, तो टोटल लायबिलिटी हमारे पास 90 लाख की है और एसेट तो हमारे पास है 90 लाख के। तो हमेशा ध्यान रखना एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होगा। अब ये लायबिलिटी को आप दो पार्ट्स में बांटोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अभी तक की आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो क्लियर हो गया आपको ये। आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग के अंदर दो सिस्टम होते हैं, एक होता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। अब ये होता क्या है एक एक करके देख लेते हैं। अगर मैं डबल एंट्री सिस्टम की बात करूं तो हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस्ड है। सिर्फ एक चैप्टर आता है हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम का, बाकी सारी अकाउंटिंग हम डबल एंट्री सिस्टम पे करते हैं। तो ये डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? अंडर दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट इन फॉर्म ऑफ रिसीविंग सम बेनिफिट एज अगेंस्ट अ लॉस और सैक्रिफाइस। तो बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहा है। अगर मान लो आप एक मैगी का पैकेट खरीदने के लिए दुकान में जाते हो, तो आप क्या करोगे? आप दुकान वाले को पैसे दोगे और बदले में दुकान वाला आपको मैगी देगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पर आपने पैसे दिए और बदले में मैगी खरीदी, तो आपने कुछ सैक्रिफाइस करा। क्या सैक्रिफाइस करा? पैसे सैक्रिफाइस करे और आपको बदले में कुछ गेन हुआ। क्या गेन हुआ? मैगी गेन हुई। तो यही बात ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि कभी भी आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करोगे तो हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। एक तरफ आपको कुछ बेनिफिट रिसीव होगा, वहीं दूसरी तरफ आप कुछ सैक्रिफाइस करोगे, कुछ लॉस करोगे। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पर दो इफेक्ट होते हैं, डबल इफेक्ट होते हैं, तो इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। व्हेन बोथ दीस एस्पेक्ट्स आर प्रॉपर्ली और सिस्टमैटिकली रिकॉर्डेड इट इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। तो जब हम डबल एंट्री के दोनों इफेक्ट को, दोनों एस्पेक्ट को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब देखो ये जो दो इफेक्ट होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, इसको अकाउंटिंग ने एक नाम दिया हुआ है, अ ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं। एक को बोला गया डेबिट और दूसरे को बोला गया क्रेडिट। डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को हम शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिखते हैं। तो डीआर डॉट और सीआर डॉट ये हमारा डेबिट और क्रेडिट कहलाता है। डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड होगी और क्रेडिट हमेशा राइट साइड होगी।
अभी फिलहाल के आप इतना समझ लो। बाकी डेबिट और क्रेडिट के ऊपर तो हमें पूरी अकाउंटिंग के अंदर बात करनी है। डेबिट और क्रेडिट के बिना तो अकाउंटिंग ही नहीं होगी, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट और क्रेडिट। तो अभी थोड़ी देर में थोड़ा और समझाता हूँ आपको डेबिट क्रेडिट को, बाकी बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस होने वाला है। तो यहाँ पर एक बात और देख लो, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर सबसे पहली बुक रिलीज करी गई थी लूका पैसियोली की तरफ से, इसीलिए लूका पैसियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी बुक के अंदर डबल एंट्री को बहुत डिटेल में समझाया था। लूका पैसियोली वाज द फर्स्ट पर्सन टू पब्लिश डिटेल मटेरियल ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो डबल एंट्री क्या होती है पहली बार लूका पैसियोली ने समझाया था और बोला था कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। जब कभी भी आपको कोई बेनिफिट होगा, इसका मतलब आपको वो बेनिफिट कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस के बदले मिला है। इसी बात को और डिटेल में समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को देखो, अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन को समझ के आए थे, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं और साथ के साथ डबल एंट्री को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 ट्रांजैक्शंस है। पहली ट्रांजैक्शन है राम कमेंस बिजनेस विद ₹5 लाख। राम जो है बिजनेस का ओनर है, उसने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। 5 लाख रुपए से राम ने बिजनेस को स्टार्ट करा है। तो मैंने आपको बताया, जब ओनर बिजनेस को पैसा देता है तो बिजनेस के लिए वो उधार है, लेकिन कौन सा उधार है? इंटरनल लायबिलिटी वाला उधार है, यानी कैपिटल है। तो यहाँ पर जैसी राम बिजनेस को 5 लाख रुपए देगा, बिजनेस उसे अपने कैपिटल में रिकॉर्ड कर लेगा। तो देखो कैपिटल के नीचे 5 लाख रुपए प्लस में डाल दिए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अकाउंटिंग हो रही है, तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, बिजनेस के ओनर ने बिजनेस को 5 लाख रुपए दिए, तो बिजनेस इसको कहां पर रिकॉर्ड करेगा? बिजनेस इसको अपने कैपिटल में रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पर बिजनेस ने कैपिटल के नीचे प्लस 5 लाख रुपए लिख दिए। अब एक बात और सोचो कि बिजनेस के पास 5 लाख रुपए तो आ गए ना, भले ही कैपिटल के तौर पे आए, लेकिन 5 लाख रुपए तो आ गए। तो बिजनेस के पास जो 5 लाख रुपए का कैश आया है, वो बिजनेस के लिए क्या है? वो बिजनेस के लिए असेट है। तो 5 लाख रुपए बिजनेस को एज अ कैपिटल तो मिले ही मिले, लेकिन साथ के साथ बिजनेस की असेट भी बढ़ गई। तो यहाँ पर असेट के नीचे भी 5 लाख रुपए लिखे जाएंगे, क्योंकि इस पहली ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हुए। पहला इफेक्ट, बिजनेस के सर पे लायबिलिटी बढ़ गई। कैपिटल भी तो लायबिलिटी है ना, इंटरनल लायबिलिटी कह लो आप। तो बिजनेस के सर पे लायबिलिटी बढ़ गई, लेकिन साथ के साथ बिजनेस का असेट भी बढ़ गया। एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, डबल एंट्री। दूसरा देखो और अच्छे से समझ में आएगा, परचेज अ टाइपराइटर फॉर ₹5,000। तो बिजनेस के पास 5 लाख रुपए आ गए। अब बिजनेस जो है उसमें से खर्चा करना शुरू करेगा। तो बिजनेस ने जो है 5,000 का टाइपराइटर खरीदा। अब ये टाइपराइटर भी बिजनेस की एसेट होती है, क्योंकि बिजनेस इसको बेचने के लिए नहीं खरीद रहा, इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहा है। तो जब हम टाइपराइटर खरीदने के लिए दुकान में जाएंगे, तो दुकान वाला फ्री में टाइपराइटर तो देगा नहीं। 5,000 रुपए का जब टाइपराइटर खरीदा गया है, तो उसके बदले में 5,000 का कैश भी गया होगा। तो यहाँ पर कैश भी हमारा एसेट है और टाइपराइटर भी हमारा एसेट है। तो कुछ आया और कुछ गया, दोनों ही चीजें एसेट के अंदर हुई हैं। तो सेकंड ट्रांजैक्शन की वजह से लायबिलिटी और कैपिटल के अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ, तो इसीलिए इनके नीचे 0 लिख दिया। लेकिन जो एसेट है उसके अंदर क्या हुआ है? उस टाइपराइटर आने की वजह से 5,000 की एसेट बढ़ गई, लेकिन कैश जाने की वजह से 5,000 की एसेट कम भी हो गई। 5,000 की एसेट बढ़ी और 5,000 की एसेट कम हो गई। तो इसका भी डबल इफेक्ट हुआ। डबल एंट्री सिस्टम, हर ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री होके रहेगी। अब वो बात अलग है कि वो कहां पर होगी, असेट के अंदर होगी, लायबिलिटी के अंदर होगी, कैपिटल के अंदर होगी। तो यहाँ पर असेट आया और असेट गया। समझ में आ रही है आपको बात? उसके बाद देखते हैं आगे, तीसरी ट्रांजैक्शन है बॉट फर्नीचर फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। तो मोहन से बिजनेस ने 10,000 का फर्नीचर खरीदा और वो भी उधार में खरीदा। तो यहाँ पर बिजनेस के पास फर्नीचर आ गया, फर्नीचर भी बिजनेस का असेट है। तो बिजनेस के पास फर्नीचर आया तो बिजनेस की असेट बढ़ गई। तो बिजनेस जो है अपनी असेट को 10,000 से बढ़ा देगा। अब मुझे ये बताओ, ये जो फर्नीचर है ये फ्री में आया होगा? नहीं, इसके बदले पैसा तो देना है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि बिजनेस ने ये फर्नीचर उधार में खरीदा है मोहन से। तब ये उधार बिजनेस को किसने दिया है? क्या ओनर ने दिया है? नहीं, ओनर तो इसका राम है। तो किसने दिया है? मोहन ने दिया है। मोहन कौन है? मोहन बिजनेस के लिए आउटसाइडर है। अदर देन ओनर सभी लोग बिजनेस के लिए आउटसाइडर होते हैं। तो यहाँ पर मोहन बिजनेस के लिए आउटसाइडर है और आउटसाइडर की तरफ से दिया गया लोन, चाहे फिर वो कैश में दिया हो, चाहे फिर वो काइंड में दिया हो, किसी भी तरीके से दिया हो, यहाँ पर उधार में फर्नीचर दिया है तो वो भी तो उधार है ना। चाहे 10,000 का कैश दिया हो, चाहे 10,000 का फर्नीचर दिया हो, उधार तो उधार है। तो अभी भले ही पैसा ना गया हो, लेकिन बिजनेस के सर पे लायबिलिटी क्रिएट हो गई और वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यहाँ पर हम 10,000 से इस लायबिलिटी को बढ़ा देंगे। 10,000 वाले कॉलम के अंदर लायबिलिटी 10,000 से ऐड हो गई, जबकि कैपिटल के अंदर 0 इफेक्ट है। तो इस थर्ड ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट क्या हुए? पहला इफेक्ट हुआ कि 10,000 से आपकी असेट तो बढ़ गई, आपके पास फर्नीचर तो आ गया, लेकिन अभी आपने इस फर्नीचर का कैश नहीं दिया। अभी फिलहाल के लिए आपने फर्नीचर उधार में खरीदा है, जिसकी वजह से आपकी 10,000 रुपए की लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो इसके भी 2 इफेक्ट आ गए। चौथी ट्रांजैक्शन देख लो, सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर कैश ₹40,000, कॉस्टिंग है जिसकी 30,000। बिजनेस हर बार सामान खरीदेगा ही थोड़ा ना, सामान बेचेगा भी तो सही। अल्टीमेटली बिजनेस का पर्पस क्या है? सामान बेचना और प्रॉफिट कमाना। तो बिजनेस ने जो है रमेश को सामान बेचा 40,000 का, वो भी कैश में बेचा, उधार में नहीं बेचा। बिजनेस ने सामान बेचा तो बिजनेस के पास 40,000 का कैश आ गया, बिजनेस की एसेट बढ़ गई। लेकिन साथ के साथ 40,000 का सामान जो बिजनेस के गोडाउन में पड़ा था, वो सामान भी तो बिजनेस के पास से चला गया। तो 40,000 का कैश आया और 40,000 का सामान चला गया।
तो यहाँ पर बिजनेस को फायदा क्या हुआ? जीरो। तो फिर ये बिजनेस करा क्यों जा रहा है? ऐसा बिजनेस करने का क्या फायदा की जिसमें हम सामान बेचो और हमें कोई फायदा ना हो? तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो दोबारा, कि रमेश को 40,000 का सामान बेचा गया जिसकी कॉस्ट 30,000 रुपए थी। यानी वो सामान जो बिजनेस को 30,000 का पड़ता था, वो सामान बिजनेस ने रमेश को 40,000 में बेचा। इसका मतलब बिजनेस को 10,000 का प्रॉफिट हो गया, 30,000 का सामान बिजनेस ने 40,000 का बेचा। इसी प्रॉफिट के लिए तो बिजनेस करा जाता है। तो अब मुझे बताओ, बिजनेस की तरफ से कितना स्टॉक कम हुआ? बिजनेस के वेयर हाउस से कितने का सामान गया? 30,000 का कि 40,000 का? तो यहाँ पर बिजनेस की उस सामान को लेकर 30,000 की कॉस्टिंग थी। तो इसीलिए बिजनेस ये कहेगा कि मेरे पास से 30,000 का एसेट कम हुआ, 30,000 का स्टॉक कम हुआ। स्टॉक भी हमारा एसेट होता है। अब ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी एसेट होती है। जब हम सेकंड चैप्टर में अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम सारी अकाउंटिंग टर्म्स को देख लेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि स्टॉक भी हमारा एसेट होता है। तो 30,000 का हमारा स्टॉक कम हुआ जबकि 40,000 का हमारे पास कैश आया। तो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। अगर 40,000 रुपए हम असेट में जोड़ते हैं और 30,000 रुपए हम असेट से घटाते हैं तो 10,000 रुपए का बैलेंस रह जाता है। तो यहाँ पर 10,000 से अगर असेट बढ़ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइबिलिटी और कैपिटल में से कोई एक चीज 10,000 से बढ़नी चाहिए, तभी तो आपकी एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होगी। ऊपर देखो, अभी तक हमने जितनी ट्रांजेक्शन करी है, पहली ट्रांजेक्शन में 5,000 से अगर हमारी एसेट बढ़ी थी तो 5,000 से हमारी कैपिटल भी बढ़ी थी, तभी ये इक्वेशन आपस में मैच हुई थी। एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन को हमेशा मैच कराते हुए चलना है। उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन देखो, 5,000 की एसेट बढ़ी थी तो 5,000 से एसेट कम हुई थी, तो एसेट के ऊपर नेट इफेक्ट क्या आया? जीरो। तो अभी भी इक्वल है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। उसके बाद देखो, 10,000 की हमारी एसेट बढ़ी तो 10,000 से हमारी लाइबिलिटी बढ़ी, तो यहाँ पर भी सब कुछ सही है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब चौथा ट्रांजेक्शन देखो, 30,000 का हमारा स्टॉक कम हुआ जबकि 40,000 का हमारे पास कैश आया, तो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर 10,000 से अगर एसेट बढ़ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइबिलिटी और कैपिटल में से कोई एक चीज 10,000 से बढ़नी चाहिए, तभी तो आपकी एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होगी। तो यहाँ पर ये जो 10,000 से एसेट बढ़ी है, इसका रीजन क्या है? ये है हमारा प्रॉफिट। और ध्यान रखना, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ओनर को वापस करना होता है। मैंने आपको क्या बताया था? बिजनेस ने ओनर से इनिशियल कैपिटल ली है तो बदले में बिजनेस उस कैपिटल से काम करेगा और उससे होने वाले प्रॉफिट को ओनर को वापस करेगा। तो ये जो प्रॉफिट बिजनेस को जनरेट होगा, ये प्रॉफिट बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, और वो भी कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी है। तो प्रॉफिट भी हमारा कैपिटल वाले कॉलम में जाएगा। अब बिजनेस के ऊपर टोटल इंटरनल लायबिलिटी कितने की हो गई? 5 लाख प्लस 10,000। टोटल अब बिजनेस जो है 5,10,000 रुपए ओनर को वापस करेगा। तो जैसे ही 10,000 का प्रॉफिट हुआ वैसे ही 10,000 की कैपिटल भी बढ़ गई। तो हमेशा ध्यान रखना, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे और किसी भी टाइम आप चेक कर लो, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होगा। तो क्लियर है? तो हम ये पढ़ रहे थे डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्लियर हो गया होगा आपको। अभी डेबिट और क्रेडिट को छोड़ देना, बाद में बताऊंगा, सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आप देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, आधे अधूरे रिकॉर्ड्स। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो लोग करते हैं जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं ना, छोटी सी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, उनको डबल एंट्री सिस्टम समझ में नहीं आती। वो थोड़ा हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट निकालेंगे और एसेट और लायबिलिटीज को इक्वल करते रहेंगे। तो आपके गली के आसपास जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं, छोटे मोटे स्टोर होते हैं, वो सबके सब सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। वो कोई डबल एंट्री नहीं बनाते। वो अपने एक रजिस्टर में, कॉपी में अपना डेली का हिसाब किताब नोट करके रखते हैं कि कितना दूध लिया, कितना चीनी ली, कितना आटा लिया, कितना तेल लिया, कितनी दाल ली, कितना पैसा किसको देना है, कितने की सेल हुई, कितने की परचेज हुई, ये सब हिसाब किताब वो एक कॉपी में नोट करते हैं या एक रजिस्टर में नोट करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब आप कह सकते हो कि कच्चे पक्के रिकॉर्ड्स बनाना, आधे अधूरे रिकॉर्ड्स बनाना। तो सिंगल एंट्री सिस्टम को छोटे मोटे बिजनेसमैन फॉलो करते हैं जो डबल एंट्री सिस्टम के डबल इफेक्ट को, डुअल एस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं। दिस सिस्टम इग्नोर्स द टू फोल्ड और ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। तो सिंगल एंट्री के ऊपर आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है, बाकी आप जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ोगे सब डबल एंट्री पे बेस्ड होंगी। In some transactions, both aspects of the transactions are recorded, while in others, either one aspect is recorded or not recorded at all. तो कई बार जो है वो दोनों ही फैक्ट को रिकॉर्ड कर देते हैं, या फिर कई बार जो है वो सिर्फ एक ही फैक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, या फिर कई बार जो है वो एक भी फैक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते। तो जो उनको समझ में आता है उसके हिसाब से वो रिकॉर्ड कर देते हैं, जो समझ में नहीं आता उसको छोड़ देते हैं, कई बार भूल भी जाते हैं। तो इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम की अकाउंटिंग को हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं। यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। द अकाउंट्स मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमैटिक एंड देयरफॉर नॉट रिलायबल। तो इन सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते, ये रिलायबल अकाउंट्स नहीं होते, इनका कोई भरोसा नहीं है। कभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती है, कभी नहीं करी जाती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, ये सिंगल एंट्री सिस्टम को रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, लेकिन अगर इनको डबल एंट्री सिस्टम की जरूरत पड़ी, अगर इनको कभी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी को दिखानी पड़ी, तो उसके लिए ये अकाउंटेंट के पास जाते हैं और जाकर अपनी किताब दिखाते हैं, अपनी डायरी दिखाते हैं और बोलते हैं ये रहे हमारे रिकॉर्ड्स, इसके हिसाब से जो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो। तो फिर उस केस में अकाउंटेंट को मजबूरी में कोई ना कोई तरीका निकाल कर, क्योंकि उसके पास सारे रिकॉर्ड्स तो है नहीं, इस दुकानदार ने सब कुछ तो रिकॉर्ड करा नहीं, तो जितनी इसने रिकॉर्डिंग करी है उसके हिसाब से
अकाउंटेंट को कोई ना कोई तरीका लगाकर इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं और इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ता है। तो कई सारे तरीके होते हैं जिससे हम सिंगल एंट्री सिस्टम होने के बावजूद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर देते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम वाले चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ दो, अभी जितनी बातचीत होगी अकाउंट्स के अंदर वो सब डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर होगी। तो समझ में आ गया आपको।